Assalamu alaikum students of 9th class. This is your biology lecture number 33 on your book page number 109 and 110. Students, today we will discuss the topic uses of enzymes. आज हम देखेंगे कि enzymes different industries में क्या रोल प्ले करते हैं. The first one is the food industry. Food industry में बच्चे ये बेकरी प्रोडक्ट्स यानी कि ब्रेड और बंस बना के देते हैं हमें. नेक्स्ट वन इज़ द पेपर इंडस्ट्री. इसमें ये पेपर पल्प की फॉर्मेशन में या पेपर फॉर्मेशन में एंजाइम्स हमें हेल्प करते हैं. ओके, एंड द थर्ड वन इज़ द ब्रोइंग इंडस्ट्री. ब्रोइंग इंडस्ट्री में बच्चे एंजाइम्स जो हैं वो हमें अल्कोहल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. एंड द लास्ट वन इज़ द बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स. बच्चे नेक्स्ट हम देखते हैं कि बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स में एंजाइम्स क्या रोल प्ले करते हैं, तो ये वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं. ओके, लेट्स हैव अ लुक ऑन द यूजेस ऑफ एंजाइम्स वन बाय वन. Students, as we know that enzymes are biocatalysts which are synthesized by the living cells and they are proteins that speed up the rate of chemical reactions. तो ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था. तो आज हम यूजेस ऑफ एंजाइम्स डिस्कस करते हैं. बच्चे, एंजाइम्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द डिफरेंट इंडस्ट्रीज फॉर द फास्ट केमिकल रिएक्शंस. तो ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, फूड इंडस्ट्री है, ब्रोइंग इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री एंड बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स की फॉर्मेशन में. तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में एंजाइम्स एक्सटेंसिवली यूज्ड होते हैं. फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन इज द फूड इंडस्ट्री. बच्चे, फूड इंडस्ट्री में एंजाइम्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि फूड इंडस्ट्री में वेरियस फूड प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं, ठीक है, विद रिक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स. अपनी मर्जी के हम करेक्टरिस्टिक्स जो है वो उनमें अटेन करते हैं. हम अपनी मर्जी के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज होते हैं. फूड इंडस्ट्री में बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल एंजाइम्स क्या करते हैं, वो ब्रेक करते हैं स्टार्च को सिंपल शुगर में. एंजाइम्स ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू द सिंपल शुगर. अब बच्चे, स्टार्च क्या होती है? स्टार्च जो है ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट की एक टाइप है, ठीक है. ये एक कॉम्प्लेक्स यूनिट होता है, शुगर का एक कॉम्प्लेक्स यूनिट है. जब हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो सिंपल शुगर के मॉलिक्यूल्स हमारे पास आते हैं. और ब्रेक डाउन कौन करवा रहा है? एंजाइम्स ब्रेक डाउन करवा रहे हैं. बच्चे, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, कार्बोहाइड्रेट की टाइप है, ठीक है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ द लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स. तो एंजाइम्स जब स्टार्च को ब्रेक डाउन करते हैं तो हमारे पास सिंपल शुगर के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं. और ये फूड इंडस्ट्री में हमें डिफरेंट बेकरी प्रोडक्ट्स बना के देता है, जैसे कि वाइट ब्रेड हो गई और बंस वगैरह की फॉर्मेशन में हेल्प करता है. एंड द नेक्स्ट वन इज द ब्रोइंग इंडस्ट्री. बच्चे, एंजाइम्स ब्रोइंग इंडस्ट्री में क्या रोल प्ले कर रहे हैं? ब्रोइंग इंडस्ट्री में एंजाइम्स जो हैं वो स्टार्च और प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, और जो प्रोडक्ट्स आते हैं ब्रेक डाउन के बाद उसको यूज करती है ईस्ट फॉर द फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन के प्रोसेस के लिए उसको यूज करती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल. तो बच्चे, ब्रोइंग इंडस्ट्री हम ये कह सकते हैं कि इसमें अल्कोहल यानी कि शराब वगैरह ऐसी इंडस्ट्रीज में जो है वो रेडी की जाती है या इसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं. इसमें भी एंजाइम्स जो हैं वो स्टार्च यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट का बड़ा यूनिट है, एक लार्जर कॉम्प्लेक्स यूनिट है, इसको और प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन किया जाता है. ब्रेक डाउन करने के बाद जो प्रोडक्ट्स हमारे पास आएंगे उनको ईस्ट यूज करती है, ठीक है. बच्चे, ईस्ट क्या है? ये एक लिविंग माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है. जैसे जैसे ये ग्रो करती जाती है ये कन्वर्ट करती है फूड को थ्रू द फर्मेंटेशन इनटू द अल्कोहल और द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. तो ये ईस्ट इसमें रोल प्ले करती है. अब फर्मेंटेशन क्या होता है बच्चे? ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है, in which an organism convert the carbohydrates such as the starch into the alcohol. तो इसमें ये है कि एंजाइम्स की जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं, जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो ईस्ट उनको यूज करती है बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन और हमारे पास नेक्स्ट क्या चीज आ जाएगी? अल्कोहल. नेक्स्ट वन इज द पेपर इंडस्ट्री. एंजाइम्स आर ऑल्सो वेरी यूजफुल इन द पेपर इंडस्ट्री. बच्चे, पेपर इंडस्ट्री में इनका क्या रोल है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि एंजाइम्स इसमें स्टार्च को ब्रेक डाउन करते हैं टू लोअर द विस्कोसिटी दैट एड्स इन मेकिंग द पेपर. स्टार्च की ब्रेक डाउन होती है बाय द एंजाइम्स और फर्दर जो है वो उसकी विस्कोसिटी को कम किया जाता है, ठीक है. विस्कोसिटी का मतलब है बच्चे थिकनेस, किसी चीज का जो गाढ़ापन होता है उसको कम किया जाता है, जो बाद में फर्दर हमारे लिए हेल्पफुल होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ पेपर, यानी कि पेपर पल्प वगैरह बनाया जाता है, पेपर फॉर्मेशन में हेल्प करती है. Last one is the enzymes are also very useful in the formation of biological detergents. बच्चे, डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, जैसे हम सर्फ वगैरह यूज करते हैं घरों में, तो ये इजीली वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं और ये क्लींजिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं, ठीक है, जो आपके क्लॉथ्स वगैरह में लगी हुई इम्प्योरिटीज यानी डर्ट को रिमूव कर देते हैं. अब इनमें एंजाइम्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं? इसमें हम फर्दर 2 एंजाइम्स का जो है वो डिस्कस करेंगे.
प्रोटीएज एंड अमाइलेज। बच्चे हमने एक बात नोट करनी है कि एंजाइम्स के एंड पे एस जो है वो मोस्टली जो है यहाँ पे हम देखेंगे कि एंजाइम्स के एंड पे ASC होता है, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है कि ये एक एंजाइम है। प्रोटीएज एंड अमाइलेज का क्या रोल है इन द बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स? बच्चे प्रोटीएज जो हैं ये प्रोटीन स्टेन्स को रिमूव करते हैं फ्रॉम द क्लॉथ्स। जो प्रोटीन के स्टेन्स कहते हैं, जो धब्बे दाग वगैरह लगे होते हैं कपड़ों पे, उनको रिमूव करने के लिए प्रोटीएज एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। जो हमारे डिटर्जेंट्स जो हम सर्फ वगैरह यूज करते हैं उनके अंदर ये एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन के स्टेन्स को क्लॉथ्स में से रिमूव कर देते हैं। एंड द सेकेंड वन इज द अमाइलेज। बच्चे अमाइलेज जो है ये यूज होता है इन द डिश वॉशिंग। ये डिश वॉशिंग में इसका रोल है जो फर्दर उसमें से रिमूव करता है रेजिस्टेंट स्टार्च रेजिड्यूज। रेजिस्टेंट ऐसे हम कह रहे हैं जो कि उसके साथ स्टिक है, उन स्टार्च के रेजिड्यूज को रिमूव करने के लिए अमाइलेज एंजाइम को यूज किया जाता है डिश वॉशिंग में, ठीक है। रेजिड्यूज बच्चे हम कहते हैं रिमाइंडर, ठीक है, जो बाकी चीज बच जाती है डिश वगैरह पे, तो उसको रिमूव करने के लिए, जो रेजिस्टेंट है जिसको रिमूव करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो उनको रिमूव करने के लिए हम अमाइलेज को यूज करते हैं। ओके, तो ये हमने अभी यूजेस ऑफ एंजाइम्स डिस्कस किए हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज में। हमने देखा कि एंजाइम्स जो हैं इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूजफुल कैसे होते हैं। अब फर्दर जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे बच्चे वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे बच्चे एंजाइम्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत हसास होते हैं, ठीक है, टू द एनवायरनमेंट इन विच दे वर्क, जिस एनवायरनमेंट में ये काम कर रहे होते हैं। एनी फैक्टर दैट कैन चेंज द केमिस्ट्री और शेप ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल। कोई भी ऐसा फैक्टर इन्वायरमेंट में, कोई ऐसा फैक्टर प्रेजेंट हो जो कि एंजाइम की एक्टिविटी पे असरअंदाज हो रहा है, एंजाइम की शेप या उसकी केमिस्ट्री को चेंज कर रहा है, तो वो उसकी एक्टिविटी पे भी इफेक्ट जो है वो फर्दर इफेक्ट होता है, ठीक है। सम ऑफ द फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन आर बीइंग डिस्कस्ड नेक्स्ट। यहाँ पे कुछ फैक्टर्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जो कि एंजाइम एक्शन पे इफेक्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज द टेम्परेचर, सेकेंड वन इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड द थर्ड one is the pH. First of all, we will discuss the first factor, which is the temperature. कि temperature कैसे enzyme के action या उसके rate of enzyme action को कैसे affect करता है. बच्चे इसमें सबसे पहले ये होगा कि अगर हम temperature को ज़्यादा करते हैं तो enzyme जो reaction जिसमें participate कर रहा है, जिस reaction को वो fast कर रहा है, वो reaction भी जो है वो speed up हो जाएगा, fast हो जाएगा, ठीक है. Increase in the temperature स्पीड अप द रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन. टेम्परेचर ज्यादा किया तो एंजाइम जिस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उस रिएक्शन की स्पीड भी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है. टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो एंजाइम जो रिएक्शन कर रहा है उसकी स्पीड भी ज्यादा हो जाएगी. नेक्स्ट यहाँ पे हम एक टर्म डिस्कस करेंगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर. बच्चे ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है? ये एक ऐसा मैक्सिमम टेम्परेचर है जिसपे हम कह सकते हैं कि एंजाइम, ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है, ठीक है, जिसपे एंजाइम्स जो हैं वो मैक्सिमम रेट पे जाके काम करते हैं, उसको हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ दैट एंजाइम, ठीक है. इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस. ये हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है. दिस इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर. तो ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है जिसकी प्रेजेंस में हमारी बॉडी में मौजूद एंजाइम्स जो हैं उनकी वर्किंग स्पीड मैक्सिमम होती है, ठीक है. तो अगर इससे ज्यादा या कम टेम्परेचर होगा तो जाहिर है एंजाइम का जो रेट ऑफ एंजाइम एक्शन है वो भी इफेक्ट होगा. तो टेम्परेचर नॉर्मल यानी कि जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है हमारी बॉडी का वो 37 डिग्री सेल्सियस है. तो इसी तरह अगर हमें फीवर वगैरह हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, तो उसमें जो एंजाइम्स की एक्टिविटी है वो भी ऑब्वियसली इफेक्ट होगी. नेक्स्ट टर्म विच वी विल डिस्कस इज द डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स. बच्चे डीनेचुरेशन इसमें हम देखते हैं कि क्या होता है. अभी हमने डिस्कस किया कि हम अगर टेम्परेचर को ज्यादा करेंगे तो एंजाइम का जो रिएक्शन एंजाइम करवा रहा है वो भी स्पीड अप हो जाएगा, ठीक है. लेकिन टू द सम एक्सटेंट, ऐसा नहीं है कि आप टेम्परेचर ज्यादा करते जा रहे हैं और रिएक्शन की स्पीड भी ज्यादा होती जा रही है, ऐसा नहीं है. इसकी भी कोई लिमिट होती है. टेम्परेचर एक खास हद तक जो है वो ज्यादा करेंगे तो एंजाइम का जो एक्शन है, जो रेट ऑफ एंजाइम एक्शन है वो इंक्रीज होगा. अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं डीनेचुरेशन में क्या होता है.
बच्चे व्हेन टेम्परेचर राइजेस टू अ सर्टेन लिमिट, जब टेम्परेचर एक सर्टेन लिमिट तक आपने बढ़ा दिया, ज़्यादा कर दी है, तो हीट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी में ऐड होती है और फर्दर जो है वो काइनेटिक एनर्जी रिएक्शन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है, जिसमें मॉलिक्यूल्स मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और जो रिएक्शन होता है वो एक्सेलरेटेड हो जाता है, रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा. बट व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड, जब टेम्परेचर को आप ज़्यादा कर रहे हो, वेल अबव द ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है जिसपे एंजाइम सही से अपना काम परफॉर्म कर रहा है, ठीक है. और अगर आप इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर कर दोगे तो इसका क्या इफेक्ट होगा एंजाइम की एक्टिविटी पे या एंजाइम के स्ट्रक्चर पे. तो इसकी वजह से जब ऑप्टिमम टेम्परेचर से भी ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो हीट एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और एंजाइम के अंदर जो एटम्स होते हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं. जब वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं तो एंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो है वो लॉस्ट हो जाता है, ठीक है. एंजाइम की शेप डिस्टर्ब हो जाएगी, उसका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा जब आप टेम्परेचर को ज़्यादा कर देते हो. एंड दिस इज नोन एज अ डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम. तो इसको कहते हैं कि एंजाइम डीनेचर हो चुका है, ठीक है. जब एंजाइम डीनेचर हो जाता है तो इसके रिजल्ट में जो रेट ऑफ एंजाइम एक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा, या तो वो कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएगा, बिल्कुल एंजाइम ने अपना काम करना बंद कर दिया है, ठीक है. तो इसको अब हम इस ग्राफ की हेल्प से देखते हैं. यहाँ पे बच्चे ग्राफ में हमें दिखाया गया है, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर दिखाया गया है और वाई एक्सिस पे रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन. यहाँ पे हमें टेम्परेचर में दिखाया गया है, ये टेम्परेचर की डिफरेंट रेंजेस हैं. यहाँ पे हम देखेंगे कि एंजाइम का कैटालाइज्ड रिएक्शन जो है वो किस पीक तक हो रहा है. तो इसमें हम बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप टेम्परेचर राइज कर रहे हो, ठीक है, लेट्स सपोज ये 10 डिग्री सेल्सियस है, मैंने जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है तो जो एंजाइम्स की एक्टिविटी है वो बच्चे 50 to 100% इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है. तो ये मैं यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करती जा रही हूँ, ठीक है. अब इसमें शो करवाया गया है कि एंजाइम्स जो हैं वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहे हैं, ठीक है. अब वो मॉलिक्यूल्स मूव करना स्टार्ट हो गए हैं, वो अब उसका जो रेट है काम करने का जो हम कह सकते हैं वो भी ज़्यादा होता जा रहा है, स्पीड अप होता जा रहा है जब आप टेम्परेचर ज़्यादा करते जा रहे हो. एंड दिस इज़ द ऑप्टिमम टेम्परेचर जिसको मैंने रिप्रेजेंट करवाया 37 डिग्री सेल्सियस पे. ये हमारी बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिसपे एंजाइम्स जो हैं वो बिल्कुल प्रॉपरली वर्क परफॉर्म करते हैं. अब यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर आप प्रोवाइड करते जाओगे तो ये देखें फॉल आ गया. पहले राइज हो रहा था, टेम्परेचर ज़्यादा किया तो एंजाइम की एक्टिविटी भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, रिएक्शन जो वो करवा रहा था वो स्पीड अप हो जाएगा. लेकिन अगर आप टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हो तो एकदम फॉल आ गया, ठीक है, यानी कि एंजाइम डीनेचर होना स्टार्ट हो गया. अब उसका जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो लॉस्ट हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है और एंजाइम अब फर्दर कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेगा. या तो उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी या उसकी एक्टिविटी प्रॉपरली ब्लॉक हो जाएगी. तो बच्चे यहाँ पे हमने डिस्कस किया है फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम के रेट ऑफ एंजाइम एक्शन को अफेक्ट करते हैं. तो हमने अभी बात की कि एंजाइम्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, ठीक है. ये जिस इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते हैं उस पर कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो उनके रेट पे इफेक्ट करते हैं. आज जो हमने फैक्टर डिस्कस किया है वो टेम्परेचर है. हमने बात की कि अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा करते हो तो रिएक्शन की स्पीड भी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन टू द सम एक्सटेंट, टू सम पॉइंट इसकी भी कोई लिमिट होती है, ठीक है. ऐसा नहीं कि टेम्परेचर ज़्यादा करते जाओ तो एंजाइम की एक्टिविटी भी फास्ट होती जाएगी, स्पीड अप होता जाएगा. इसकी भी एक लिमिट है जिसको हमने ऑप्टिमम टेम्परेचर के थ्रू डिस्कस किया है कि एंजाइम्स जो हैं वो मैक्सिमम रेट पे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे काम करते हैं, उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं. और हमारी बॉडी के केस में देखा जाए तो वो 37 डिग्री सेल्सियस है. ये हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है जिसपे एंजाइम्स एफिशिएंटली वर्क परफॉर्म करते हैं. लेकिन अगर हम फीवर की कंडीशन में देखें तो जब हमें फीवर वगैरह हो जाता है तो बच्चे उस केस में हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा. जब टेम्परेचर ज़्यादा हमारी बॉडी में, आपको पता है एंजाइम्स प्रेजेंट है, जब टेम्परेचर ज़्यादा उनको हम देंगे तो एंजाइम्स में जो एटम्स हैं उनकी वाइब्रेशन भी ज़्यादा हो जाएगी और वो जो है डीनेचर होना स्टार्ट हो जाएंगे. इससे पर्सन की डेथ भी हो सकती है, ठीक है. इसी वजह से कहते हैं कि फीवर को कंट्रोल कर लेना चाहिए प्रॉपर मेडिसिन से, प्रॉपर रेस्ट वगैरह से. लास्ट पॉइंट हमने देखा था डीनेचुरेशन. डीनेचुरेशन में देखा कि अगर आप ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हो तो उसमें मौजूद काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी मॉलिक्यूल्स की. टेम्परेचर ज़्यादा किया तो ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा अगर आप टेम्परेचर कर रहे हो तो उसका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो है एंजाइम का वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. वो हमने इस ग्राफ की हेल्प से देखा है
कि अगर आप 10 सेल्सियस टेम्परेचर ज़्यादा कर रहे हो तो ठीक है, एंजाइम जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो 50 to 100% वो भी इंक्रीज़ होगा, लेकिन ऑप्टिमम टेम्परेचर पे वो मैक्सिमम काम करता है, एफिशिएंटली काम करता है। और अगर आप ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा प्रोवाइड करते हो तो एंजाइम जो हैं वो डीनेचर होना स्टार्ट हो जाते हैं। Okay students, now note your diary. You have to learn the book page number 109 and 110 and make the 4 short questions. जो आज हमने लेक्चर देखा है उसमें से आपने 4 short questions बनाने हैं and 2 MCQs.